हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दुनिया में सबसे शैतानी चीज है इंसानी दिमाग। अगर हमारे दिमाग को बुरा सोचने की आदत लग जाए तो वह हर चीज में बुरा ही देखता है और फिर यही दिमाग हमसे ऐसे काम करवाता है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज की मूवी की थीम यही है, तो चलो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मर्सिडीज कार से वो लड़की हांगकांग की छोटी गलियों से जा रही होती है कि एक मोड़ पे अचानक उसके कार का टायर पंक्चर होता है। उसकी कार की वजह से पीछे ट्रैफिक जैम हो जाती है, जिससे पिछली कार वाला आदमी उस पे गुस्सा होता है। तो अब वह आदमी लेफ्ट साइड की गली से अपनी कार निकालता है। आगे जाता है तो एक ट्रक उसका रास्ता रोक लेता है। वो आदमी कैसे वैसे वहां से निकलता है तो ऊपर लगाया हुआ बैनर उसकी कार की विंडशील्ड पे गिरता है। वो आदमी गुस्से से बैनर को नीचे खींचता है तो ऊपर की फ्लोर से बालकनी का ग्लास उसके सर पे गिरता है। इतना हेवी ग्लास इतनी ऊपर से गिरने की वजह से वो आदमी बुरी तरह घायल होता है और वही खून में लथपथ गिर जाता है। अब पब्लिक जमा हो जाती है। उसमें से एक शख्स बड़ी दिलचस्पी से उस इंसिडेंस को देखने लगता है। पुलिस आ जाती है। उस लड़की की वजह से एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस जाती है। यहाँ ये आदमी सड़क पे दम तोड़ देता है। जैसे ही ये आदमी मरता है वह शख्स भी इत्मीनान से वहां से चला जाता है और वह ट्रक वाला भी सिगरेट फेंक के चला जाता है। उस सिगरेट को ये शख्स उठाता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि बड़ी चालाकी से किया हुआ मर्डर है और इसी तरह मर्डर को अंजाम देने में ये टीम माहिर है, जिसमें है ब्रेन जो इनका लीडर है, दूसरा है अंकल जो ट्रक चला रहा था, तीसरा है फैटी जिसने बालकनी के ग्लास को बैनर से फिट किया था और चौथी है जास्मीन जिसने मर्सिडीज से ट्रैफिक जैम करके उस आदमी को अपनी कार गली में मोड़ने पे मजबूर किया था। वह मरा हुआ आदमी एक गैंग का बॉस था जिसे मारने की सुपारी ब्रेन को मिली थी। ब्रेन मर्डर को इसी तरह अंजाम देता है मानो वो एक्सीडेंट लगे। जैसे ही ये काम पूरा होता है क्लाइंट को किसी पार्किंग में एक कार में पैसे रखने को बोला जाता है, जहाँ से फैटी उसे कलेक्ट करता है। सीसीटीवी में ये बात पकड़ी ना जाए इसलिए लेंस के सामने बलून रख के उन्हें ब्लॉक किया जाता है। इस तरह ये टीम बड़ी ब्रिलियंटली एसेसिन का काम करते हैं। काम पूरा होते ही ये चारों अपने अड्डे पे जमा होते हैं। हालात देख के पुलिस इस मर्डर को एक्सीडेंट करार देती है। अंकल की लापरवाही से ब्रेन नाराज होता है और वह सिगरेट का टुकड़ा अंकल को देता है जो अंकल ने क्राइम स्पॉट पे फेंका था। अंकल उनसे प्रॉमिस करता है कि आज के बाद वो सिगरेट नहीं पिएगा। ब्रेन अपने टीम मेंबर से कहता है कि हमारी एक गलती हमें फांसी के फंदे पे चढ़ा सकती है। वैसे देखा जाए तो ब्रेन एक कॉमन मैन की तरह रहता है। एक छोटे से अपार्टमेंट में वो अकेला रहता है। ब्रेन की तिजोरी पैसे से भरी पड़ी है, मगर उन पैसों का क्या फायदा जिनको खर्चा करने का जिंदगी में कोई मकसद ना हो, क्योंकि ब्रेन की वाइफ की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। वो उसे हमेशा अपने आसपास इमेजिन करता है और हर पल उसे मिस करता है। रोज सुबह उसके एक्सीडेंट स्पॉट पे जाके प्रार्थना भी करता है। ऐसे में एक और मर्डर का काम ब्रेन के पास आता है। फैटी उस आदमी से टारगेट की डिटेल्स कलेक्ट करता है और ब्रेन को देता है। उस आदमी ने अपने ही बूढ़े डैडी के मर्डर की सुपारी ब्रेन को दी है। मर्डर की वजह गुस्सा हो, बिजनेस पे कब्जा हो या इंश्योरेंस के पैसे, इससे ब्रेन को कोई लेना देना नहीं। उस आदमी के डैडी अपाइज है, व्हील चेयर पे है, उस आदमी पे बोझ है। वो आदमी यानी जेकब रोज अपने डैडी को अपने शॉप पे लेके आता है और रात को अपने साथ घर ले जाता है। ब्रेन उन पे नजर रख के उनके डेली रूटीन को ऑब्जर्व करता है, क्योंकि उसे डैडी की मौत को डिजाइन करना है जो एक्सीडेंट लगे। ब्रेन को पता चलता है कि जेकब ने अपने डैडी की एक बड़ी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है। तो अब मौत की प्लानिंग शुरू होती है। सब मेंबर अपनी अकल लगाना शुरू करते हैं कि किस तरह मौत दी जाए जो नेचुरल एक्सीडेंट लगे। जेकब की शॉप जिस रास्ते पे है वहां से ट्राम गुजरती है जो लाइव इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्टेड होती है। तो ब्रेन फैसला करता है कि इलेक्ट्रिक शॉक से बूढ़े को मार दिया जाए। प्लानिंग ये होता है कि रात को बूढ़ा जब घर जाने निकलेगा उसके ऊपर वायर गिराई जाएगी जो ट्राम के इलेक्ट्रिक कनेक्शन से जुड़ी होगी। मगर वायर में इलेक्ट्रिक करंट रन करने के लिए बारिश की जरूरत है। पानी करंट को रन करने के लिए एक अच्छा कंडक्टर माना जाता है, मगर ट्राम के कनेक्शन पे वायर डाला कैसे जाए जो नीचे तक लटके, और वह भी ठीक उसी वक्त जब बूढ़ा वहां से गुजरता है। तो अब ब्रेन इनसे कहता है कि हम इलेक्ट्रिक वायर से पतंग उड़ाएंगे। अब बारिश में पतंग उड़ाने की काफी प्रैक्टिस की जाती है, जिसमें सिर्फ जास्मीन सक्सेसफुल होती है। अब सब कुछ फोरकास्ट पे डिपेंड होता है, क्योंकि रात को 10 बजे बारिश का गिरना जरूरी है जब डैडी घर जाने निकलते हैं। तो अगली रात सब लोग अपनी अपनी पोजीशन लेके बारिश के इंतजार में रेडी हो जाते हैं। पहली रात तो बारिश गिरती नहीं, तो प्लान अबॉर्ट किया जाता है। दूसरी रात बारिश आती है, मगर देरी से आती है। तब तक तो डैडी निकल चुके होते हैं, जिससे सब टीम मेंबर फ्रस्ट्रेट होते हैं। अंकल भी सिगरेट पीना शुरू करते हैं जो उन्होंने छोड़ी थी। अब तीसरी रात आती है। अंकल में बीमारी के लक्षण दिखने लगते हैं। तो फैटी और जास्मीन मिशन को अबॉर्ट करना चाहते हैं, मगर ब्रेन मना करता है। इस बार वक्त पे बारिश शुरू होती है। सब पोजीशन ले लेते हैं। जेकब डैडी को घर ले जाने के लिए व्हील चेयर पे बिठाता है। अंकल को सीसीटीवी पे बलून छोड़ के उन्हें ब्लॉक करना है
और उसी वक्त फैटी को अपनी साइकिल की टक्कर से जेकब को व्हीलचेयर से दूर हटाना है। जास्मिन भरे बारिश में वायर से पतंग को उड़ाने लगती है, मगर अंकल दिमाग से पूरी तरह ब्लैंक हो जाते हैं। वो बलून नहीं छोड़ते। तभी जास्मिन पतंग की वायर को काट देती है। पतंग की वायर ट्राम के इलेक्ट्रिक वायर पे गिर जाती है। तो अब सीसीटीवी की परवाह किए बगैर फैटी अपनी साइकिल से जेकब को धक्का देता है। जेकब सड़क पे गिर जाता है कि तभी लटक रहा इलेक्ट्रिक का वायर डैडी को छू लेता है। उसमें से रन हो रहे हेवी करंट की वजह से डैडी ऑन द स्पॉट जलकर राख हो जाते हैं। पतंग भी जल जाता है तो जेकब देखता रह जाता है। अंकल के बिहेवियर से ब्रेन अच्छा खासा नाराज होता है। वह रोड से गुजर रहा होता है कि तभी एक डबल डेकर बस आउट ऑफ कंट्रोल होती है और ब्रेन को कुचलने उसकी तरफ मुड़ती है। ब्रेन बाल बाल बच जाता है, मगर वह बस फैटी को कुचल देती है। फैटी बुरी तरह घायल हो जाता है। ब्रेन उसके पॉकेट से उसका वॉलेट और मोबाइल निकाल लेता है। मरते हुए फैटी ब्रेन से एक ही बात पूछता है कि क्या ये एक्सीडेंट था या मर्डर। उसकी बातें सुनकर ब्रेन भी शॉक होता है और सोचने पे मजबूर होता है कि क्या ये एक्सीडेंट था या उसे मारने की कोई साजिश। उसी सोच में ब्रेन घर लौटता है तो देखता है उसके घर को चोर ने लूट लिया है। पुलिस तक आ गई है। घर में पूरा सामान बिखरा पड़ा होता है, यहाँ तक कि तिजोरी से पूरे पैसे साफ किए हैं। सिर्फ उसके वाइफ की घड़ी छोड़ी होती है। अब ब्रेन को लगने लगता है कोई तो है जो उसे खत्म करना चाहता है। उसे बस से कुचल के मारने की कोशिश और फैटी की इस तरह मौत ये किसी साजिश का हिस्सा है। फैटी की मौत से जास्मिन और अंकल भी शॉक में है। पुलिस उस बस हादसे को एक्सीडेंट करार देती है। बस का ड्राइवर आईसीयू में चला जाता है। ब्रेन का पहला शक अंकल पे जाता है क्योंकि उन्होंने बलून नहीं छोड़े थे। मिशन पूरी होने के बावजूद अंकल दूसरे दिन उस एक्सीडेंट स्पॉट पे जाके सड़क पे अपनी दुकान लगा देते हैं। तो जेकब रोज की तरह अपने शॉप पे आता है। अब जब जेकब वहां से निकलता है तो ब्रेन उसका पीछा करने लगता है। जेकब सीधा इंश्योरेंस कंपनी जाता है। वो इंश्योरेंस एजेंट को पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स देता है, मगर जेकब कुछ फ्रस्ट्रेट दिखाई देता है। सामने की बिल्डिंग की टेरेस पे से ब्रेन उस पे नजर रखे हुए है। एजेंट फोन पे से अपने बॉसेस से बात करता है। प्रोसीजर का बहाना बना के पेमेंट को डिले किया जाता है। ब्रेन जास्मिन पे भी नजर रखने लगता है। यहाँ अंकल की इस बर्ताव का खुलासा होता है कि अंकल डेमेंशिया से बीमार है, यानी उन्हें भूलने की बीमारी है। पिछली रात मिशन के वक्त उन्हें डेमेंशिया का अटैक आया था और वो भूल गए उन्हें क्या करना है। ब्रेन उन्हें अपने दूसरे एक रूम में लेके आता है क्योंकि हो सकता है उनकी जान को भी खतरा हो। अंकल को कुछ याद नहीं आ रहा कल रात क्या हुआ। ब्रेन उन्हें सारी बातें बताता है तो अंकल को भी लगता है कि हो सकता है कोई ब्रेन को मारने की कोशिश कर रहा हो, यह एक्सीडेंट एक सेटअप हो। अंकल की हालत देख के ब्रेन को यकीन होता है कि कम से कम अंकल का तो इसमें हाथ नहीं। तो अब ब्रेन को इंश्योरेंस एजेंट योशिन पे शक होने लगता है। वो उसका पीछा करना जारी रखता है। योशिन का बिहेवियर उसे संदेहजनक लगता है। बार बार उसका किसी को कॉल करना, उसका डिस्टर्ब होना, ये बातें ब्रेन की नज़र से नहीं छूटती। नज़र रखते वक्त उसे पता चलता है कि योशिन के रूम के बराबर नीचे की रूम वैकेंट है। तो दूसरे दिन वो उस रूम को रेंट पे ले लेता है। अब ब्रेन उस पूरे घर में ऐसी पोजीशन में मिरर लगा देता है जिसे उसे बैठी जगह पे पूरा घर और मेन डोर दिखाई दे। योशिन की गैर मौजूदगी में वह उसके घर में घुस जाता है और वह माइक्रोफोन फिट कर देता है। अब वह नीचे की अपनी रूम में बैठ के योशिन की सारी बातें सुन सकता है। या बलून की बात को लेके अंकल परेशान है, मगर उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा। ब्रेन उनसे कहता है कि उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, वो जो कोई है वो उसे ढूंढ निकालेगा। दूसरे दिन जेकब अपने डैडी का डेथ सर्टिफिकेट लेके इंश्योरेंस कंपनी पहुंचता है। अंदर से उसे ये बात खाई जा रही है कि उसने खुद के डैडी का मर्डर किया। ब्रेन जेकब को फोन करके कहता है कि चूंकि काम पूरा हुआ है वो बैलेंस अमाउंट उसे दे दे। जेकब पार्किंग में खड़ी एक टैक्सी में पैसे रख के वहां से चला जाता है, मगर इसके पहले कि ब्रेन उन पैसों को कलेक्ट करे जास्मिन आके पैसे ले लेती है। तो अब ब्रेन को जास्मिन पे शक जाता है। वह जास्मिन को फोन करता है। जास्मिन बिना कुछ छुपाए उससे कहती है कि चूंकि फैटी मर गया है तो वह पैसे कलेक्ट करने आई। ब्रेन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि पैसे पार्किंग में रखे जाते हैं? क्या तुम फैटी को फॉलो करती थी? क्या फैटी की मौत में तुम्हारा हाथ है? ब्रेन के आरोपों को सुन के जास्मिन गुस्सा होती है। ब्रेन उससे कहता है कि दरअसल मेरी मौत को प्लान किया गया था, मगर बेचारा फैटी मर गया। जास्मिन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, वो एक एक्सीडेंट ही था क्योंकि और 2 लोग भी मारे गए हैं। ब्रेन कहता है यह एक्सीडेंट भी डिजाइन किया गया था। हमारे मिशन के बारे में सिर्फ 4 लोग जानते थे, मैं, तुम, अंकल और फैटी। फैटी तो मर चुका है, अंकल डिमेंशिया से बीमार है और रहे हम और तुम। मैं खुद को मार नहीं सकता। तो अब बताओ मुझे खत्म करने का काम तुम पे किसने सौंपा था? क्या उस इंश्योरेंस एजेंट ने? जास्मिन ब्रेन से कहती है तुम सटिया गए हो, वो एक कोइंसिडेंस था। तभी ब्रेन एक बटन दबाता है तो जास्मिन की कार के पास दीवार में लगा पानी का नॉब बुलेट की तरह कार में बैठी जास्मिन के सर में जाके घुस जाता है। जास्मिन की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। ब्रेन जास्मिन के पास पड़े पैसे लेके वहां से चला जाता है कि तभी इंश्योरेंस बिल्डिंग की छत से कूद के जेकब सुसाइड करता है।
तो अब ब्रेन को एजेंट पे शक होने लगता है। जेकब की मौत से इंश्योरेंस कंपनी के पैसे बच जाते हैं। ब्रेन को पता चलता है कि योशिन कुछ ना कुछ बहाना बना के लोगों को क्लेम के पैसे देने में देरी करता है। रात को योशिन अपने बॉस से फोन पे से बात करता है। वो किसी बूढ़े क्लाइंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। योशिन बॉस से कहता है कि वह क्लाइंट सेकंड फ्लोर से गिर के जख्मी हुआ है। अब जब ब्रेन योशिन का पीछा करता है तो उसे पता चलता है योशिन की एक गर्लफ्रेंड भी है। माइक्रोफोन पे उन दोनों की रोमांटिक बातें सुनकर ब्रेन को अपनी वाइफ की याद आती है। वो इमोशनल होता है। दूसरे दिन सुबह सुबह ब्रेन को फोन आता है कि अंकल सेकंड फ्लोर से नीचे गिर के जख्मी हो गए हैं, पुलिस आ चुकी है। तो ब्रेन सामने की बिल्डिंग से घायल पड़े अंकल को देखता है। तभी उसे योशिन की कल रात वाली बात याद आती है। तो उसे लगने लगता है कि योशिन और उसका बॉस अपने क्लाइंट को सुसाइड वाली मौत देके उनकी पॉलिसी को रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि सुसाइड की केस में पॉलिसी के पैसे नहीं मिलते। मतलब एक तरफ वो खुद है जो मर्डर को एक्सीडेंटल मौत दिखाता है, तो दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मर्डर को सुसाइड दिखाते हैं। तभी एक दिन योशिन ब्रेन के रूम का दरवाजा खटखटाता है। डर के चलते ब्रेन दरवाजा नहीं खोलता। ब्रेन को लगने लगता है कि योशिन ने उसके रूम में कहीं हिडन कैमरा तो नहीं लगाया। अब वह डर जाता है। उसे लगता है कि उस घर का मालिक भी इन लोगों से मिला हुआ है। सब मिलके उसकी मौत की प्लानिंग कर रहे हैं। वह रूम से निकल के भागता है तो योशिन से टकराता है। दोनों का आमना सामना होता है, मगर योशिन उसे पहचान नहीं दिखाता। तो अब ब्रेन योशिन को मारने का फैसला करता है, ऐसी मौत जो एक्सीडेंट लगे। तभी अंकल ब्रेन को फोन करके बताता है कि उसने कुछ ज्यादा ही गोलियां खाई थी, जिससे कमजोरी की वजह से उसका बैलेंस गया और वह बालकनी से नीचे गिरा। ब्रेन उससे कहता है कि किसी ने उसे धक्का दिया है ताकि वो सुसाइड लगे और उसकी पॉलिसी के पैसे नॉमिनी को ना देने पड़े। अंकल कहता है मेरा कोई नॉमिनी नहीं। यहाँ उस बस एक्सीडेंट का बस ड्राइवर आईसीयू से बाहर आता है। वह स्टेटमेंट देता है कि उसके विंडशील्ड के सामने कोई बॉल आके गिरा था, जिससे बस आउट ऑफ कंट्रोल हुई। यहाँ ब्रेन योशिन को मारने का पूरा प्लान बनाता है। बिल्डिंग के नीचे सड़क पे चल रहे काम का वो फायदा उठाता है। जैसे ही योशिन बिल्डिंग से बाहर आता है, ब्रेन सड़क पे रखे फैन को मोड़ देता है, जिससे मिट्टी सड़क पे उड़ने लगती है और माहौल धुंधला हो जाता है। योशिन से मिलने उसकी गर्लफ्रेंड आती है। तभी अंकल ब्रेन को कॉल करके बताता है कि उसे उस रात की सब बातें याद आ गई है। उस रात उसके हाथ से बॉल नीचे गिरे जो जाके बस से टकराए, जिससे बस आउट ऑफ कंट्रोल हुई। वो एक्सीडेंट ही था, मगर ब्रेन का दिल मानने को तैयार नहीं होता। तो वह रिमोट कंट्रोल से सड़क किनारे खड़ी कार का वाइपर ऑन करता है, जिससे सूरज का रिफ्लेक्शन उस कार की विंडशील्ड पे गिरता है। वह सीधा जाके ऊपर लगाए सीसीटीवी के मिरर पे रिफ्लेक्ट करता है। वह रिफ्लेक्शन पीछे से आती कार की विंडशील्ड पे जाता है, मगर तभी एक मिरेकल होता है। आसमान में सूरज चांद से ढक जाता है, क्योंकि वह दिन सूर्य ग्रहण का होता है। कार गुजर जाती है। तभी योशिन की गर्लफ्रेंड ब्रेन के रूम ओनर को पापा कह के बुलाती है, यानी योशिन उसके रूम ओनर का जमाई बनने वाला है। वह सुन के ब्रेन को एहसास होता है कि कहीं ये सब उसके दिमाग का खेल तो नहीं, कोई किसी को मारना नहीं चाहता। वह सब उसका वहम है। ना योशिन, ना जास्मिन, ना अंकल। उस दिन योशिन जिस क्लाइंट के सुसाइड की बात अपने बॉस से कर रहा था, वो कोई और था, अंकल नहीं। गोलियों की ओवरडोज से अंकल को वीकनेस आया और उसी वजह से वो बालकनी से नीचे गिरे। और योशिन अपने ससुर से बिल्डिंग रिनोवेशन के बारे में बात कर रहा था, ना कि ब्रेन का मर्डर करने के बारे में। उस दिन योशिन भी उसकी रूम का दरवाजा इसलिए खटखटा रहा था क्योंकि वह तो बिल्डिंग के रिनोवेशन की नोटिस देने आया था, ना कि उसे मारने। अपने डैडी के मर्डर के पश्चाताप में जेकब ने सुसाइड की। फैटी की मौत एक कोइंसिडेंट था, जो अनजाने में अंकल के हाथ से गिरे बॉल की वजह से हुआ, और गलतफहमी में उसने बेकसूर जास्मिन को मार दिया। यह ब्रेन का शैतानी दिमाग है, जिसने ये मनगढ़ंत कहानी अपने दिमाग में रचाई है कि कोई उसे मारना चाहता है, जो इन सब बातों को साजिश समझ रहा है। अब ब्रेन को एहसास होता है कि गलतफहमी में वह बेकसूर योशिन को मारने निकला था। तभी सूर्य ग्रहण खत्म होता है। सूरज की किरणें रिफ्लेक्ट होती है, जो सामने से आती कार की विंडशील्ड पे गिरती है। कार को रोकने ब्रेन भागता है। वो कार के सामने खड़ा होके रिफ्लेक्शन को रोकता है, मगर ड्राइवर उसे सामने देख के अचानक कार को मोड़ता है। योशिन को कुचलने वाली कार सड़क के बीच खड़ी उसकी गर्लफ्रेंड को तेजी से जाके कुचल देती है। योशिन पागलों की तरह अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने भागता है, मगर वो वहीं पे मर जाती है। ब्रेन सिर्फ देखता रह जाता है। वो करने कुछ गया था और हुआ कुछ अलग ही था। ब्रेन जान जाता है कि सबकी मौत उस ऊपर वाले के हाथ होती है, उसमें इंटरफियर नहीं करना चाहिए। वह रूम छोड़ के जाने निकलता है तो सीढ़ियों में योशिन उसे पकड़ता है और उसके पेट में चाकू भोंक देता है। वह ब्रेन से पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे लगता है ब्रेन की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड की मौत हुई है। ब्रेन जवाब नहीं दे पाता। अपनी पत्नी को याद करके वह खुशी से दम तोड़ देता है और मूवी यहीं पे खत्म होती है। शैतानी दिमाग हमेशा गलत ही सोचता है, जिसका अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे नई मूवी के साथ।